कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर कैसे राज करने लगी? और फिर कैसे उस देश ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने भविष्य के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रूल बुक यानी अपना संविधान बनाया? चलिए आज भारत के संविधान बनने की इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम अक्सर इन शानदार इमारतों को देखते हैं जहां भारत की तकदीर लिखी गई, पर सवाल ये उठता है कि अरबों लोगों के लिए नियम बनाने का ये सफ़र शुरू कहां से हुआ। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों या एक्ट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये ताकत के बदलने, बड़े बड़े विद्रोहों और आखिरकार आज़ादी के लंबे संघर्ष की कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से। जैसा कि हम जानते हैं, ये कंपनी आई तो थी व्यापार करने, पर धीरे धीरे यहाँ की शासक बन बैठी। लेकिन जब कंपनी का मैनेजमेंट और भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा बेकाबू हो गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब दखल देना ही पड़ेगा। और बस यहीं से भारत में कानूनी सुधारों का एक लंबा दौर शुरू हुआ। तो सबसे पहला बड़ा कदम उठाया गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर। यह ब्रिटिश सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं कंपनी के पंख कतरने की पहली कोशिश थी। इसी कानून ने बंगाल के गवर्नर को ज्यादा पावर देकर गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी। इसके ठीक बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने पावर का एक बड़ा ही अनोखा बंटवारा किया। पॉलिटिकल मामले मतलब राजकाज देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और व्यापार से जुड़े मामले कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहे। मतलब एक ही सिस्टम में दो बॉस। यहीं से एक तरह से सरकार और कंपनी के कामों को अलग करने की सोच शुरू हुई। फिर कहानी और आगे बढ़ी 1833 के चार्टर एक्ट के साथ। इस एक्ट ने सारी पावर को एक जगह इकट्ठा यानी सेंट्रलाइज कर दिया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और ये पद संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर 1853 में एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव हुआ। सिविल सर्वेंट्स यानी सरकारी अफसरों के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया। मतलब अब नौकरी सिफारिश से नहीं बल्कि काबिलियत और परीक्षा पास करके मिलेगी। ये भारत में मेरिटोक्रेसी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आया साल 1857, भारत के इतिहास का वो साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 के महान विद्रोह ने भारत में कंपनी राज की जड़ें हिला दी और इसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता सीधे कंपनी के हाथों से फिसलकर ब्रिटिश क्राउन यानी सीधे महारानी के पास चली गई। तो 1858 के बाद असल में बदला क्या? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसरॉय हो गया, जो अब कंपनी को नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। और वो जो ड्यूल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था ना, उसे भी खत्म कर दिया गया। अब भारत पर कंट्रोल सीधा लंदन से होना था। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इन सारे बदलावों पर कानूनी मोहर लगा दी। सत्ता पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने और तो और लंदन में भारत के मामलों को देखने के लिए एक नया मंत्री पद भी बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा था। भारतीयों की तरफ से ये आवाज़ उठने लगी थी कि हमारे देश के फैसले हो रहे हैं तो उनमें हमारी भी तो कोई भूमिका होनी चाहिए। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र था, लेकिन यहीं से भारतीयों को शासन में जगह मिलने की शुरुआत हुई। ये टाइमलाइन उसी लंबे सफ़र की एक छोटी सी झलक है। देखिए कैसे 1909 में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मिली, फिर 1919 में वोटिंग का अधिकार कुछ और लोगों तक पहुंचा, 1935 में राज्यों को अपने फैसले लेने की कुछ आज़ादी मिली और आखिरकार 1947 में हमें मिली पूरी संप्रभुता यानी फुल सॉवरेनिटी। सिर्फ 1909 में वाइसरॉय की सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार सिर्फ एक भारतीय को शामिल किया गया। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आज ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन उस वक्त ये एक बहुत बड़ी जीत थी, एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन इन्हीं सुधारों के साथ एक ऐसी चीज भी आई जिस पर आज तक बहस होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल। आसान भाषा में इसका मतलब था कि किसी समुदाय के कैंडिडेट को सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट देकर चुनेंगे। इसकी शुरुआत मुसलमानों के लिए की गई थी और बाद में इसे दूसरे समुदायों तक भी बढ़ाया गया। इस एक फैसले का भारत के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ा। साल 1919 एक और बहुत बड़ी वजह से इतिहास में दर्ज है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये बराबरी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी और ज़रूरी उपलब्धि थी। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर, आज़ादी और बंटवारा। ये भारत में ब्रिटिश राज का अंतिम अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 3 जून 1947 ये वो तारीख थी जब माउंटबेटन प्लान सामने आया। इसी प्लान में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इस प्लान ने आज़ादी का रास्ता तो साफ कर दिया, पर ये अपने साथ बंटवारे का दर्द भी लेकर आया। और इसी प्लान का नतीजा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसने 2 नए और आज़ाद देश बनाए, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। 2 नए राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर उभरे। आज़ादी तो मिल गई, पर अब सामने थी एक और भी बड़ी चुनौती। एक नए नवेले देश के लिए करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों को समेटने वाले नियम बनाना। यानी अब काम था भारत का संविधान बनाने का। ये भारी जिम्मेदारी उठाई हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और मजे की बात यह है कि इसकी पहली बैठक आज़ादी से भी पहले 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी। मतलब देश के भविष्य की नींव आज़ादी मिलने से पहले ही रखी जाने लगी थी। इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। और इसकी कमान संभाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने अपनी इस बेहतरीन टीम के साथ मिलकर उस दस्तावेज को तैयार किया जो आज भी हमारे देश की बुनियाद है। और ये है वो कुछ चेहरे जिन्होंने आज़ाद भारत की पहली सरकार बनाई। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री और डॉक्टर अम्बेडकर पहले कानून मंत्री। इन्हीं लोगों के कंधों पर देश को शुरुआती सालों में रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी थी। तो इतने सालों के संघर्षों, बहसों और मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा था दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान, एक ऐसी रूल बुक जो हर भारतीय को बराबरी, आज़ादी और न्याय का भरोसा देती है। जानते हैं इस किताब को लिखने में कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को तैयार करने में। ये समय ही बताता है कि इसके एक एक शब्द पर कितनी गहराई से सोचा विचारा गया होगा। तो ये दस्तावेज लिखा तो अतीत में गया था, पर सवाल ये है कि ये आज भारत के भविष्य को कैसे तय कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर चुनाव में, अदालत के हर फैसले में और हम सबकी जिंदगी में हर रोज लिखा जा रहा है।